हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमोनिक्स डेलेट। आज हम लोग कवर करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या फिर ब्लूम का वर्गीकरण, बालक को हम लोग किस तरह से लर्निंग करवाएंगे, किस तरह से अधिगम करवाएंगे, वो सारी चीज़ें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। ब्लूम के वर्गीकरण में 3 डोमेन दिए गए हैं और ये तीनों डोमेन एक साथ हम यूज़ करते हुए अगर बालक को कुछ सिखाएंगे तभी जाके हमारा लर्निंग या फिर हमारा अधिगम जो होगा 100% सफल माना जाएगा। तो इस तरीके से ब्लूम का वर्गीकरण अधिगम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी शिक्षक को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो ब्लूम्स वर्गीकरण में 3 डोमेन दिए गए हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को 1956 ईस्वी में बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया था। इन्होंने अधिगम के 3 पक्ष बताए हैं। पहला है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष, इसको 1956 में बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया था। दूसरा पक्ष है, दूसरा डोमेन है भावात्मक पक्ष। इसको 1964 में बेंजामिन ब्लूम के ही एक सहयोगी थे डेविड क्रथवल, उन्होंने दिया था। तीसरा डोमेन, तीसरा पक्ष जो है वो है क्रियात्मक पक्ष। इसको 1969 में ब्लूम साहब के ही एक सहयोगी थी अनीता हैरो ने दिया था। ये तीनों डोमेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अधिगम के लिए। यदि इन तीनों में से किसी एक को गायब कर दिया जाए तो अधिगम हमारा 100% सफल नहीं माना जाएगा। संज्ञानात्मक पक्ष की अगर हम लोग बात करें तो संज्ञानात्मक पक्ष हमारा ब्रेन से संबंधित है। हमारा ब्रेन हमारी थिंकिंग से संबंधित है। थिंकिंग, हम किस प्रकार से सोचते हैं, वो हमारा सब कुछ संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा भावात्मक पक्ष। भावात्मक के अंतर्गत हम किस तरीके से इमोशनली रिएक्ट करते हैं, जो भी हमारा हार्ट से संबंधित इमोशंस होते हैं वो हमारे सब कुछ भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा क्रियात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत हम जो कुछ भी बॉडी मूवमेंट करते हैं वो सब हमारा क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। यानी जो भी हम बॉडी मूवमेंट करेंगे या शारीरिक रिएक्ट करेंगे वो सब हमारा क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। जो भी हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं वो सभी हमारी क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आएंगी। और ये तीनों पक्ष जो हैं ये HHH फॉर्मूले पे वर्क करता है। ये आप लोग याद रखेंगे किस पे वर्क करता है, HHH फॉर्मूले पे वर्क करता है। अब ये HHH क्या है, तो इन तीनों H का अपना अलग अलग मीनिंग है। पहले वाले H का मतलब हुआ हेड, दूसरे H का मतलब हुआ हार्ट, तीसरे H का मतलब हुआ हैंड। यानी हम ये देख रहे हैं कि पहला जो H है हमारा ये संबंधित हुआ संज्ञानात्मक पक्ष से, दूसरा H हमारा संबंधित हुआ भावात्मक पक्ष से और तीसरा H हमारा संबंधित हुआ क्रियात्मक पक्ष से। यानी HHH का पूरा संपूर्ण अगर हम लोग योग मान के चलें तो हमारा ब्लूम का वर्गीकरण ही HHH फॉर्मूले पे काम कर रहा है। अब हम एक एक डोमेन को विस्तार से देखते हैं। पहला जो हमारा डोमेन था, पहला जो हमारा पक्ष था वो था हमारा ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष। इस डोमेन के अंतर्गत 6 सब डोमेन आते हैं, यानी 6 स्तर आते हैं। उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये बात कि ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है ये एक हायरार्की को फॉलो करता है, यानी कि निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक कार्य होता है। यानी इसके जो 6 स्तर हैं वो निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक जाते हैं। यानी अगर मैं ये बोलूँ कि बालक को सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं, तो बालक को सबसे पहले हम लोग ज्ञान करवाते हैं। किसी भी टॉपिक से उसको ज्ञान देते हैं, किसी भी टॉपिक से संबंधित उसको ज्ञान देते हैं, उसको हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी बच्चे को टॉपिक समझाते हैं तो उसको हम लोग एक परिभाषा बताते हैं कि अब बालक उस परिभाषा को याद कर लेता है और उसको उस टॉपिक का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है।
उसके बाद जो अगला स्तर आता है वो हमारा होता है बोध। अगला स्तर हमारा आता है बोध, यानी बालक अब बोध हो गया, बालक को बोध हो गया उस टॉपिक के बारे में, बालक उस टॉपिक को अपने स्तर से अपने शब्दों में समझना स्टार्ट कर दिया, तो वो जो हमारा स्तर होता है वो बोध के अंतर्गत आता है। बोध के बाद हमारा अगला जो स्तर है वो आता है अनुप्रयोग का। यानी बालक ने जो समझा है वो उसको अब प्रयोग कर रहा है, अपने डेली लाइफ में उसको प्रयोग करके देखता है। जिस टॉपिक को उसने समझा उसका उसने प्रयोग किया अपने डेली लाइफ में, तो वो वाला स्तर हमारा किसके अंतर्गत आता है? अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है विश्लेषण। विश्लेषण के अंतर्गत यदि हम देखें तो बालक उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझता है, उस छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड करके समझता है, उसको डिफ्रेंशिएट करके समझता है, उसका गहन चिंतन करता है कि आखिर इस टॉपिक के अंतर्गत और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको वो अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके और भी दूसरे टॉपिक से उसको अंतर कर करके समझता है, तो वो हमारा हो गया विश्लेषण। विश्लेषण के अंतर्गत आपको एक चीज़ याद रखना है कि विश्लेषण में किसी भी टॉपिक को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि विश्लेषण में हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसका गहन चिंतन करते हैं। विश्लेषण के बाद हमारा अगला स्तर आता है संश्लेषण। संश्लेषण में सबसे पहले हमने विश्लेषण में क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको समझा और उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझा। संश्लेषण में हम लोग क्या करेंगे, उन सभी पार्ट्स को हम लोग आपस में जोड़कर उसको देखेंगे कि क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, किस कारण से हम लोग इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यानी संश्लेषण में कुल मिला जुलाकर सभी चीज़ों को आपस में हम लोग जोड़कर एक नया निर्माण करेंगे, एक नया सृजन करेंगे और एक नया चीज़ का आविष्कार करेंगे। तो इस तरीके से संश्लेषण हमारा आपस में सबको जोड़कर एक नया सृजन करना ही है। उसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हमने जो भी अभी तक समझा, जो भी टॉपिक समझे, उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं, यानी हम उसको देखते हैं कि हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। हम देखते हैं कि हमारा भी मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षा में हमारा भी मूल्यांकन होता है, तो आप लोग इस मूल्यांकन को उसी मूल्यांकन से जोड़ के समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए जो हमने टॉपिक समझा है, ये मूल्यांकन हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से महत्वपूर्ण है, इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत 3 निचले स्तर जो है ये निम्न स्तर के अंतर्गत आते हैं और 3 ऊपर के स्तर उच्च स्तर के आते हैं। यानी ऐसा मैंने क्यों कहा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्तर यानी निम्न स्तर ज्ञान होता है, फिर ऊपर ऐसे बढ़ता जाता है। तो ज्ञान में हम ये देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अगर टीचर ने हमको परिभाषा बता दिया तो परिभाषा को हम एज इट याद कर लेते हैं, यानी उसमें हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे ही हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो सोचने की क्षमता बढ़ते जाती है, यानी हमको ऊपर वाले स्तर में और ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जो नीचे के 3 स्तर हैं ये हमारे लॉट्स के अंतर्गत आते हैं। अब ये लॉट्स क्या होता है, तो लॉट्स होती है लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल। लॉट्स होता है लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल, यानी इसको हम बोल सकते हैं निम्न स्तर सोच। उसी तरह से ऊपर के जो हमारे ये ऊपर के जो 3 हैं, ये ऊपर के जो 3 हैं ये हमारे आते हैं हॉट्स के अंतर्गत, HOTS। ये हमारा होता है हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल। एग्जाम में पूछ सकता है कि हॉट्स कौन से हैं, लॉट्स कौन से हैं। यानी हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल का मतलब होता है उच्च स्तर सोच, यानी उच्च स्तर की सोच। ये क्लियर हुआ कि निचले जो 3 हैं ये लॉट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी निम्न स्तर की सोच,
और ऊपर के जो 3 है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हमारा हॉट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी उच्च स्तर सोच। इस तरीके से संज्ञानात्मक पक्ष में 6 हमने स्तर जाने। अब ये तो 1956 ईस्वी में 1956 में इसकी बात हुई थी, 1956 में इसका बात हुआ था, ये 1956 में दिया गया था संज्ञानात्मक पक्ष को। उसके बाद 2001 में इसको रिवाइज़ किया गया, इसका रिवाइज वर्जन एक लाया गया। रिवाइज वर्जन में बाकी सारी चीज़ें एज इट थी, बस क्या किया गया था, अगर ये सारे जो शब्द हम देखें, ये जो सारे शब्द हैं ये हमारे क्या हैं, नाउन है। अगर इंग्लिश के वर्ड्स अगर यहाँ पे लिखूँ तो बहुत ईजिली हम लोग समझ सकते हैं कि ये नाउन कैसे हैं। ये नाउन सारे के सारे क्या हैं, ये नाउन हैं। परंतु 2001 में जो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया उसमें जो भी वर्ड यूज़ किए गए वो सारे वर्ब थे, यानी ये संज्ञा थी और वो सब क्रिया थी, क्रियाओं का यूज़ वहाँ पे हुआ है। तो हिंदी में तो उतना कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है हिंदी के वर्ड्स में, परंतु इंग्लिश में मिलता है। तो हम लोग हिंदी में क्या करेंगे कि जो मेन चेंजेस हुए थे उनको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि 1956 वाला तो ये हमारा था एज इट, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था। परंतु 2001 में जो आया था, 2001 में जो रिवाइज वाला आया था उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। यानी कि जो संश्लेषण था इसको 6ठे नंबर पे डाल दिया गया था और मूल्यांकन को 5वें नंबर पे डाल दिया गया था। संश्लेषण को 6ठे नंबर पे डाल दिया गया और इसका नाम निर्माण कर दिया गया था, निर्माण। और मूल्यांकन को इसको 5वें नंबर पे यहाँ पे रख दिया गया था। यहाँ पे निर्माण भी लिखा हुआ आ सकता है, संश्लेषण भी लिखा हुआ आ सकता है। मेन हमको याद रखना है कि 2001 का जो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें संश्लेषण को 6ठे नंबर पे कर दिया गया है और मूल्यांकन को 5वें नंबर पे कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग ये याद रखें कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अगर उच्च स्तर क्या था हमारा, मूल्यांकन था। रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमारा उच्च स्तर क्या था, निर्माण था या फिर संश्लेषण है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जिस तरीके से पूछेगा, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग उस तरीके से उसका उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से संज्ञानात्मक पक्ष ही महत्वपूर्ण है, बाकी जो हैं भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी हम लोग उसके भी जो भी स्तर हैं उनको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। दूसरा है हमारा भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष को समझने से पहले मैं आप सभी को एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। एक व्यक्ति है, उसके पास एक बाइक है और उसको इतना ज्ञान है कि एयर पोल्यूशन होता है और उसकी बाइक का इंजन ख़राब है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका धुआं निकलता है, साइलेंसर से उसका धुआं ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, यानी इसके थ्रू वायु प्रदूषण हो रहा है। और उसको ये भी पता है कि उसके जो धुआं जो निकल रहा है उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। परंतु फिर भी वो डे बाय डे डेली का अपना बाइक निकालता है, लेके जाता है और धुआं उसके सिलेंसर से निकलता रहता है, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो अगर यहाँ हम देखें तो एक चीज़ उसके अंदर अधिगम के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक चीज़ की कमी है। उसने संज्ञानात्मक पक्ष को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, अप्लाई भी कर दिया। क्रियात्मक पक्ष को भी उसने अच्छी तरह समझ लिया, पढ़ लिया, अप्लाई भी कर दिया। एक चीज़ का गैप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, वो है भावात्मक पक्ष। आज के समय पर सभी के अंदर भावात्मक पक्ष की कमी दिखाई दे रही है। अब किस तरीके से, तो देखिए उसको सब कुछ पता है, वायु प्रदूषण हो रहा है, सब कुछ पता है, लोगों की जानें जा रही हैं, ये सब पता, परंतु उसके अंदर इमोशंस नहीं है, दया भाव नहीं है, अपने एनवायरनमेंट के प्रति दया भाव नहीं है। आई होप आप लोग इस बात को कोरिलेट कर रहे होंगे कि एनवायरनमेंट के प्रति उसके अंदर दया भाव नहीं है। अगर वो भावात्मक पक्ष अच्छी तरह समझ चुका होता तो उसके अंदर दया भाव रहता, वो अपना साइलेंसर ठीक करवा चुका रहता, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करता जब तक उसकी बाइक ठीक नहीं होती। सेम ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हैं। तो इस तरीके से भावात्मक पक्ष आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और भावात्मक पक्ष का हमारे अधिगम में कितना महत्वपूर्ण योगदान है आप सभी इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखिए भावात्मक पक्ष में भी कुछ स्तर हैं जिसको वो भी हायरार्की की तरह ही फॉलो होते हैं, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाते हैं। देखिए निम्न स्तर में नीचे ही बना रहा हूँ, निम्न स्तर नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग निम्न स्तर नीचे से उच्च स्तर
ऊपर तक जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो स्तर होते हैं, इसमें टोटल हमारे पास 5 स्तर होते हैं। याद रखें कितने, 5 स्तर होते हैं इसमें। सबसे निम्न स्तर जो होता है वो होता है हमारा ग्रहण करना, यानी कोई भी भाव, दया का भाव हो सकता है, कोई भी इमोशन से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई भी भाव होता है उसको बालक ग्रहण करता है, उसके बारे में उसको जानकारी दी जाती है कि ऐसा भी कोई होता है तो वो उसको ग्रहण कर लेता है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद अगला स्तर आता है हमारा अनुक्रिया करना। अनुक्रिया यानी बालक ने जो ग्रहण किया उसको वो करके देखता है, उसको डेली लाइफ में, यहाँ भी क्या करता है, उस भाव को डेली लाइफ में यूज करके देखता है, वो हमारा अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद का स्तर हमारा है अनुमूल्यन। उसके बाद का हमारा स्तर है अनुमूल्यन, यानी बालक ने जिस भाव को समझा है उसको वो मूल्य प्रदान करता है, उसको वो मूल्य प्रदान करता है, उसका वो आकलन करता है और उसको एक मूल्य प्रदान करता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से अनुमूल्यन भी कवर हुआ। उसके बाद जो अगला स्तर आता है अनुमूल्यन के बाद, उसका अगला स्तर है संगठन करना। अगला स्तर हमारा है संगठन करना, यानी बालक ने जो कुछ भी भाव को सीखा, जो कुछ भी भाव से संबंधित चीज़ें सीखी उसको वो संगठित करता है और सोचता है, समझता है, थिंकिंग करता है कि किसके प्रति इस भाव को वह जागृत करेगा। तो ये हमारा हो गया संगठन करना। उसके बाद उच्च स्तर इसका हो गया हमारा चरित्रकरण। चरित्रकरण का मतलब ये हुआ कि उसने जो सीखा है उसको वो अपने वो चरित्र में ढाल लेगा, अपने वो पर्सनैलिटी में ढाल लेगा, वो अपने चरित्रीकरण कर लेगा, यानी उसको भाव को उसको समाहित कर लेगा। जब कभी भी वो, तो देखिए मैंने बताया ना कि उस व्यक्ति के अंदर अगर इस तरह का भाव होता तो वो वायु प्रदूषण नहीं करता, वो अपनी बाइक को सही कर लेता और उसका साइलेंसर सही कर लेता। ये देखिए इस भावात्मक पक्ष का हम सभी के अंदर कमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा एनवायरनमेंट इस समय बहुत ही शुद्ध हो गया रहता, अगर हमारे पास भावात्मक पक्ष अच्छा से होता। यदि हमारे अंदर दया का भाव हमारे एनवायरनमेंट के लिए अगर रहता तो हमारा एनवायरनमेंट इस समय बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहता। तो आई होप आप लोग इसको कोरिलेट कर रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ बात आती है ग्रहण करना, जो है सबसे निम्न स्तर है यहाँ का, भावात्मक पक्ष का निम्न स्तर क्या है, ग्रहण करना। इसका उच्च स्तर क्या है, चरित्रीकरण। ठीक है, तो आप लोग कोरिलेट कर रहे होंगे। निम्न स्तर हो गया ग्रहण करना, उच्च स्तर हो गया चरित्रीकरण। एग्जाम में ऐसे पूछता है, बाकी कोई क्वेश्चन भावात्मक पक्ष से नहीं बनेगा, इतना बनेगा निम्न स्तर कौन सा है, उच्च स्तर कौन सा है। अगला पक्ष हम लोग देखते हैं, तीसरा हमारा है क्रियात्मक पक्ष। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम लोग इसको कवर करेंगे। जो 2 क्वेश्चंस बनते हैं निम्न स्तर उच्च स्तर, वही इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्रियात्मक पक्ष में हमारा जो मेन है वो हमारी बॉडी मूवमेंट से मतलब है। बॉडी मूवमेंट हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें भी स्तर हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ ये भी जाता है। इसके कुछ और भी नाम हैं, क्रियात्मक पक्ष के कुछ और भी नाम हैं, जैसे मनोगामक पक्ष, आप लोग इसे याद रखेंगे, मनोगत्यात्मक पक्ष, ये भी सब क्या है, क्रियात्मक पक्ष ही हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मनोगामक भी बोलते हैं या फिर मनोगत्यात्मक। मनोगामक या मनोगत्यात्मक ही बोलते हैं। अब बात आती है इसके कितने स्तर होते हैं। तो देखिए कई कुछ किताबों में 5 भी दिया है, कुछ में 6 भी दिया है, कुछ में 7 भी दिया है। तो हम लोग 6 मान के चलते हैं, क्योंकि एक ही जो नाम है, एक ही नाम को अलग अलग तरीक़ों से उसको अगले स्तर में डाल दिया गया। तो आप लोग मान के लें 6 स्तर होते हैं, 6 स्तर होते हैं। निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ ये भी जाता है, तो एक एक स्तर हम लोग देख लेते हैं।
तो सबसे पहला जो हमारा स्तर आता है, जो निम्न स्तर होता है, जो पहला स्तर है हमारा इसके अंतर्गत, पहला जो इसका स्तर है वो है उत्तेजना। अलग अलग नामों से जाना जाता है, उत्तेजना बोल सकते हैं या फिर प्रत्यक्षीकरण बोल सकते हैं, उत्तेजना बोल सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण बोल सकते हैं या फिर अनुकरण भी बोल सकते हैं। ये हो गया पहला स्तर। इस स्तर में बालक जो है अनुकरण करता है, यानी जो भी वो क्रियाएं करता है, जैसे हाथ हिलाना, हाथों का मूवमेंट, अपने पैरों का मूवमेंट, जो भी वो हाथ पैर हिलाता है, कभी कभी देख के भी कुछ बॉडी मूवमेंट करता है, वो हमारा उत्तेजना और प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा जो स्तर है वो है कार्य करना। कार्य करना भी बोल सकते हैं या फिर इसको परिचालन बोल सकते हैं, यानी बालक उसको अब अपने जीवन में ढाल लेता है और उस तरीके से वो प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। प्रत्यक्षीकरण में उसने कॉपी कर लिया, अनुकरण कर लिया। कार्य करना में उसने अपने जीवन में कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर ली, कुछ चीज़ें उसने ग्रैस्प कर ली। तो इस तरीके से दूसरा स्तर हमारा कार्य करना हो गया। तीसरा स्तर अगर हम बोलें, तीसरा स्तर बोलें तो ये हमारा होता है नियंत्रण। तीसरा स्तर हमारा है नियंत्रण। नियंत्रण भी बोल सकते हैं या फिर शुद्धता बोल सकते हैं, यानी कि बालक ने जो क्रियाएं अडॉप्ट करी हैं उसमें वो नियंत्रण पा जाता है, यानी अब वो शुद्धता को अचीव करता है। यानी अभी बालक इधर उधर हाथ हिला रहा था, ऐसे वैसे इधर कैसे, तो अब उसमें वो परिपक्व हो गया, यानी अच्छे से वो अपनी बॉडी मूवमेंट कर पा रहा है, यानी उसमें उसने नियंत्रण पा लिया है। अब वो जिस तरीके से चाह रहा है उस तरीके से बॉडी को मूव करवा ले रहा है, यानी शुद्धता उसके अंदर आ गई है। यानी यह हो गया नियंत्रण। नियंत्रण मतलब बॉडी मूवमेंट पर नियंत्रण पा गया है, तो नियंत्रण हमारा हो गया। अगला स्तर है हमारा सामंजस्य। अगला स्तर है हमारा सामंजस्य, यानी जो भी बॉडी मूवमेंट बच्चे ने ग्रैस्प करी, बच्चे ने अडॉप्ट करी है, उसमें उसने सामंजस्य बैठा लिया है। नियंत्रण में उसने नियंत्रण पा लिया था, सामंजस्य में अब सभी चीज़ों को एक साथ लेकर वो सामंजस्य बैठाते हुए मूवमेंट दे रहा है। तो इस तरीके से सामंजस्य हो गया। हमारा अगला स्तर है स्वाभाविकरण। अब बालक के वो सारी चीज़ें स्वभाव में आ गई। अब बालक ने उसको अपने स्वभाव में डाल लिया कि ऐसे ऐसे मूवमेंट करना है, यानी कि हम देखते हैं ना कि हमारे ये स्वभाव में है। अगर हम जो चीज़ें करना प्रारंभ कर देते हैं वो हमारे स्वभाव में आ जाती हैं, और जब एक बार स्वभाव में आ जाएंगी तो उसके बाद हमारा अगला स्तर जो आता है वो है हमारा आदत निर्माण। वो हमारे आदत में बन जाएंगी। तो आपने देखा ना कहाँ से हमने किस स्तर से प्रारंभ किया था और किस स्तर तक पहुँच गए। हमारा आदत में बन गया, हमारी वो आदत हो गई, यानी उस बालक की वो आदत हो गई। जो भी उसने मूवमेंट करी थी, जो भी उसने नियंत्रण पाया था, जो भी जिसने सामंजस्य बैठाया था अपने बॉडी मूवमेंट पे, अपनी शारीरिक क्रियाओं पे, उसमें उसको अब आदत बन गई, उसकी अब वो सारी चीज़ें आदत में आ गई। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और देखिए अब इसमें देख लेते हैं हम लोग सबसे निम्न स्तर कौन सा है इसका। क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर अगर पूछे, निम्न स्तर या प्रथम स्तर, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तेजना या प्रत्यक्षीकरण, ये हमारा निम्न स्तर हो गया। उसके बाद हमारा जो आदत निर्माण है, या फिर आप स्वाभाविकरण को भी ले सकते हैं, स्वाभाविकरण या आदत निर्माण, इसका जो उच्च स्तर है इसका ये उच्च स्तर है। ऐसे प्रश्नों में जिसमें डाउट होते हैं कि उसका उच्च स्तर क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सबको कन्फ्यूज़न रहता है कि इसके 6 हैं स्तर या 5 स्तर हैं, तो ऐसे प्रश्नों को वो उच्च स्तर नहीं पूछेगा, हमेशा निम्न स्तर पूछेगा, क्योंकि निम्न स्तर जो है वो सबके लिए कॉमन रहता है। यानी उत्तेजना या प्रत्यक्षीकरण, यानी जिसमें वो कॉपी करता है, वो उसका निम्न स्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कवर किया है। आप लोग स्टार्ट से लेकर लास्ट तक अगर इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही पड़ेगी। ठीक है,
तो आप लोग एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।